हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। तो स्वागत है एक बार आप सभी का फिर से हमारे करंट अफेयर्स के सेशन में। करंट अफेयर्स के सेशन में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वीकली करंट अफेयर्स जो होगी 8 मई से 15 मई तक की। ठीक है, 8 मई से 15 मई तक की करंट अफेयर्स आज हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आपने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में सुना होगा। ठीक है, जैसे हमारा रेड फोर्ट हो गया, ताजमहल हो गया, ये सभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ना। तो कैसे डिक्लेयर होती है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट और ये यूनेस्को क्या है? ठीक है, यूनेस्को एक यूनाइटेड नेशंस का एक विंग है। ठीक है, जो साइंटिफिक और कल्चरल कोऑपरेशन को बढ़ावा देता है देशों के बीच में। इसके अलावा ये कुछ साइटें जो कल्चरल बहुत पुरानी होती हैं, उस देश के कल्चर को रिप्रेजेंट करती हैं, उनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करता है। अब वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करने का फ़ायदा क्या होता है? ठीक है, ताजमहल वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर हो गई, रेड फोर्ट हो गया, और बहुत सारे मोन्यूमेंट जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर हो चुके हैं। तो फ़ायदा क्या है वर्ल्ड हेरिटेज साइट होने का? वर्ल्ड हेरिटेज साइट जब यूनेस्को द्वारा किसी साइट को डिक्लेयर कर दिया जाता है तो वहाँ पे टूरिज़्म बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे कोई फॉरेन ट्रैवलर होते हैं, अगर उनको इंडिया आना है, ठीक है, तो वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे जाके देखेंगे कि भाई किस किस जगह घूमने जाना है। ठीक है, तो जिस साइट को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया होगा, वो साइट क्या होगी, यूनेस्को की वेबसाइट पे दिखेगी, और वो मार्क कर लेगा कि मुझे ताजमहल जाना है, मुझे रेड फोर्ट जाना है ना, और इस करके वो अपनी लिस्ट बनाएगा ऐसे करके। ठीक है, तो एक फ्री की पब्लिसिटी मिलती है। इसके अलावा जब किसी साइट को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिल जाता है, तो जो उस देश की गवर्नमेंट होती है, वो देश की गवर्नमेंट बहुत पार्टिकुलर हो जाती है उस साइट के कंजर्वेशन के लिए। उसका बहुत अच्छे से कंजर्वेशन होने लगता है। ठीक है, रिनोवेशन होता है ना, और साफ़ सफाई और सिक्योरिटी वहाँ पे बहुत अच्छी होती है। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट होने के ये फ़ायदे हैं। ठीक है, तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनती कैसे हैं, कैसे डिक्लेयर होती हैं? यूनेस्को क्या अपने आप कर देता है? जी नहीं, यूनेस्को अपने आप नहीं करता है। यूनेस्को हर साल सारी कंट्रीज़ को बोलता है कि भाई देखो, हमें वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करनी है इस साल की, आप लिस्ट भेज दो। ठीक है, कि आपको कौन सी डिक्लेयर कराना है। बाद में हम डिसाइड करेंगे कि ये जो साइट है, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनने लायक है या नहीं है। ठीक है, तो अभी हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने एक साइट को भेजा है कि भाई यूनेस्को को, कि इसको हमें वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करवाना है। ठीक है, क्या नाम है? हाल ही में किस स्थान को भारत सरकार ने यूनेस्को को वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी कि विश्व विरासत सूची में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा है। ठीक है, तो ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है शांति निकेतन। शांति निकेतन को भेजा है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के प्रस्ताव हेतु कि भाई इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाना है। अब ये शांति निकेतन है क्या? शांति निकेतन जो है रविंद्रनाथ टैगोर, जिसके बाद जिन्होंने हमारा जनगण मन अधिनायक जय लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर का कभी निवास और विद्यालय हुआ करता था। विद्यालय कहाँ है ये?
कोलकाता पश्चिम बंगाल, कोलकाता पश्चिम बंगाल में ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो शांति निकेतन को भेजा है इस बार लिस्ट में, है ना। कोलकाता पश्चिम बंगाल में में ये स्थापित है, और रविन्द्रनाथ टैगोर का ये विद्यालय और घर हुआ करता था कभी। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, अगर आप इंडिया का ग्राफ देखो, एक मैप देखो, ये इंडिया का मैप है। ठीक है, अब इंडिया का अगर आप ग्राफ देखें तो ये इंडिया रहा, ये श्रीलंका रहा, और यहाँ पे कहीं मालदीव्स रहा, मालदीव्स रहा। ठीक है, और यहाँ कहीं हमारा अंडमान निकोबार वगैरह है। ठीक है, अब जैसे कोई चीज़ मालदीव को हमें एक्सपोर्ट करनी होती थी तो इस जगह से अगर जाती थी तो ये पहुँच जाती थी यहाँ पे। ठीक है, बहुत सारे रूट थे। अगर ईस्टर्न कोस्ट से कोई चीज़ भेजी जाती थी तो हमारे पास दो रूट थे, या तो ऐसे होते हुए जाएं, ऐसे होते हुए नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पे क्या है, वाटर बहुत शैलो है, शिप के डूबने का या पलटने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, टकराने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। और या फिर ऐसे कि यहाँ से रोड ट्रांसपोर्ट के थ्रू यहाँ पहुँचो और फिर ये रूट फॉलो करो। ठीक है, तो पहले जो गवर्नमेंट हुआ करती थी उसने ये रूट फॉलो किया कि भाई अगर यहाँ पर आंध्र प्रदेश में कोई चीज़ बन रही है जिसको मालदीव भेजा जाना है तो पहले उसको क्या कहते हैं, ट्रक या रेल के थ्रू मुंबई के पोर्ट पे भेज दिया, और मुंबई के पोर्ट से वो मालदीव चली जाती थी। ठीक है, बट अभी हाल ही में जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने कहा कि नहीं, पैसे की बचत अपने आप हो जाएगी, पैसे की बचत इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइम की बचत बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि हम इधर से होके जाएंगे, श्रीलंका के इंटरनेशनल वाटर को क्रॉस करके। ठीक है, तो अभी हाल ही में पहली जो शिप है, ठीक है, पहला जो वेसल है वो चेन्नई से, सॉरी तूतीकोरिन से, तमिलनाडु के तूतीकोरिन से और मालदीव भेजा गया। क्या नाम है उसका? ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ भेजा गया है। ठीक है, क्या नाम है उसका? हाल ही में किस जहाज को तमिलनाडु के तूतीकोरिन से मालदीव भेजा गया है? इसका नाम है MV-MSS गैलेना। याद रखना है इसको, इस नाम को। MV-MMS गैलेना नामक जहाज को कहाँ भेजा गया है? डायरेक्ट तूतीकोरिन तमिलनाडु से कहाँ भेजा गया है? मालदीव भेजा गया है। ठीक है, या पूछ सकता है MV-MMS गैलेना क्या है? ये जहाज जो है तमिलनाडु की तूतीकोरिन से मालदीव गया है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखेंगे। चलिए इसको नोट करिए। ठीक है, चलो ठीक है, ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल। ठीक है, तो ये जो फेस्टिवल है हर साल मनाया जाता है, और जो आयुर्वेद हमारा प्राचीन मेडिकल साइंस है उसको प्रमोट किया जाता है इसमें। ठीक है, कॉन्फ्रेंस होता है बहुत बड़ा जिसमें पूरे दुनिया से, देश से जाने माने आयुर्वेद के डॉक्टर आते हैं। ठीक है, तो आजकल क्या हो गया कि अब बहुत सारे जो फर्जी झोला छाप जिन्हें बोलते हैं डॉक्टर जो हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर होने का दावा करते हैं, और अपने मरीजों को, जो मरीज होते हैं उनको ठगते हैं, उनसे पैसे ऐंठते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, और फ़ायदा भी नहीं होता, जिससे क्या होता है आयुर्वेद की जो प्रतिष्ठा है, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा चोट पहुंचती है।
तो इन्हीं झोला छाप डॉक्टरों से निपटने के लिए और एक जो सही आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस है उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए, ठीक है, ये ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो इस साल ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, ठीक है, कहाँ डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। इस वर्ष दिसंबर माह में आयोजित होने वाले विश्व आयुर्वेद सम्मेलन के लिए किस स्थान को चुना गया है? चुना गया है, डैश दे के लिखेंगे। क्या किस स्थान को चुना गया है? तिरुवनंतपुरम। और तिरुवनंतपुरम क्या है? केरल में। और कब से कब तक मनाया जाएगा ये? 1 दिसंबर से 5 दिसंबर, 1 दिसंबर से 5 दिसंबर के लिए बीच मनाया जाएगा, ठीक है, ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल, ठीक है, विश्व आयुर्वेदिक सम्मेलन, ठीक है। चलिए इसको नेक्स्ट चलते हैं। बॉर्डर हाट, अभी हाल ही में एक बॉर्डर हाट शुरू किया गया दो देशों के बीच में, ठीक है। हाल ही में किन दो देशों के बीच पहला बॉर्डर हाट शुरू किया गया है? ठीक है। तो ये बॉर्डर हाट, ये होता क्या है बॉर्डर हाट? बॉर्डर हाट बॉर्डर पे लगने वाला एक बाज़ार होता है, ठीक है। 2 कंट्रीज हैं, उनके बॉर्डर पे बाज़ार लगता है, ठीक है। तो क्यों लगाया जाता है ये बाज़ार, है ना? ताकि जो लोग हैं वो एक दूसरे से परिचित हो सकें, एक दूसरे को जान सकें, ठीक है। जैसे भारत और पाकिस्तान है, ठीक है। तो भारत के लोगों के बीच में पाकिस्तान की बहुत एक ख़राब छवि है, नकारात्मक छवि है, जिसका एक रीज़न भी है आतंकवाद, ठीक है। बट पर्सन टू पर्सन भी हेट पाया जाता है। पाकिस्तान के लोग तो बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं इंडियन से, ठीक है। तो अगर ये लोग आपस में एक दूसरे से मिलना जुलना शुरू कर दें, ठीक है, तो शायद हो सकता है इनके बीच में जो हेट है, जो नफरत है, वो कम हो जाए, ठीक है। तो 2 देशों के लोगों के बीच कनेक्शन को बढ़ाने के लिए, 2 देशों के बीच ट्रेड को बढ़ाने के लिए, व्यापार को बढ़ाने के लिए बॉर्डर हाट का आयोजन किया जाता है 2 पड़ोसी देशों के बीच में, ठीक है। अब बॉर्डर बाजार लगेगा, इसमें क्या होता है कि मान लो 2 कंट्रीज हैं एक बाउंड्री पे, ठीक है, यहाँ बॉर्डर है ये, ठीक है, इधर इंडिया इधर पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के लोग आएंगे इधर अपना सामान वामान लगा के बैठ जाएंगे, इंडिया के लोग आएंगे इधर, पूरा मेला लग जाएगा, बॉर्डर को खोल दिया जाएगा, ठीक है। पाकिस्तान से लोग आएंगे इंडिया और सामान खरीदेंगे, और इंडिया से लोग जाएंगे पाकिस्तान सामान खरीदेंगे। तो वहाँ के ट्रेड, वहाँ का जो ट्रेड है वो बढ़ेगा, ठीक है। पाकिस्तान के ट्रेड में भी बढ़ावा होगा, वहाँ के जो लोकल वेंडर हैं उनको फ़ायदा होगा, इंडिया के लोकल वेंडर्स को भी फ़ायदा होगा। इसके अलावा ये लोग एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे को जानेंगे, ठीक है। तो 2 देशों के बीच संबंध भी बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। तो यही कंसेप्ट है बॉर्डर हाट का। तो अभी हाल ही में भारत और उसके एक पड़ोसी देश के बीच में पहला बॉर्डर हाट शुरू हुआ है, तो वो कौन सा देश है, ठीक है। किन 2 देशों के बीच में? भारत, बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश के बीच में
पहला बॉर्डर हाट शुरू हुआ है। ठीक है, आप भाईचारा बढ़ाना नहीं, क्योंकि इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन अभी काफ़ी अच्छे हैं, बट ट्रेड को बढ़ाना इसकी प्रायोरिटी बहुत ज़रूर है। क्योंकि खतरा ये है रहता है इस बॉर्डर हाट से कि हमारे यहाँ अवैध जो बांग्लादेशी हैं उनकी बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है ना। तो इस बॉर्डर हाट के खुलने का लोग कुछ विरोध भी कर रहे हैं कि भाई आप तो पहले तो जो बांग्लादेशी घुसपैठिए थे, जो माइग्रेंट थे, वो चोरी छुपे बॉर्डर कूद के आते थे, अब तो आप बॉर्डर खोल रहे हैं हफ्ते में। इसके तहत क्या किया जाएगा, एक हफ्ते के लिए बॉर्डर खोल दिया जाएगा, एक हफ्ते में एक दिन बॉर्डर खोल दिया जाएगा, है ना। और उस एरिया में बाज़ार लगा होगा, बांग्लादेश के लोग इंडिया में आएंगे, इंडिया के लोग बांग्लादेश में जाएंगे और ट्रेड करके आएंगे। ठीक है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में पहला बॉर्डर हाट शुरू हुआ है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए, नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने अपने नेशनल डे पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। किस देश ने किया है? ठीक है, तो ये देश है फ्रांस। फ्रांस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने नेशनल डे पे आयोजित किया है और प्रधानमंत्री ने इस जो इनविटेशन है उसको स्वीकार भी कर लिया। अब फ्रांस का नेशनल डे क्या है, किससे आज़ादी मिली थी फ्रांस को? नेशनल डे तभी मनाया जाता है जब कोई बड़ी घटना हुई हो, रेजीम चेंज हुआ हो या आज़ादी मिली हो। तो फ्रांस को किससे आज़ादी मिली है? ठीक है, तो फ्रांस को किसी से आज़ादी नहीं मिली है। फ्रांस में इसी दिन, यानी कि कब, 14 जुलाई को नेशनल डे मनाया जाता है, 14 जुलाई को। और इस दिन क्या हुआ था? 14 जुलाई को ही फ्रांस से जो राजाशाही खत्म हुई थी। और फ्रांस क्या बना था? एक गणतंत्र बना। तो यानी कि एक राजाशाही से गणतंत्र के रूप में परिवर्तित हुआ। इसलिए फ्रांस 14 जुलाई को किसके रूप में मनाया जाता है? नेशनल डे के रूप में। और इस 14 जुलाई को क्या कहा जाता है? बास्टील डे भी कहा जाता है। बास्टील एक कारागृह था ना, उसको तोड़ दिया गया है ना, और जिन राजा ने जिन लोगों को बंदी बना दिया था उन लोगों को छोड़ दिया गया। ठीक है, तो 14 जुलाई के दिन ये सब हुआ था। इसके अलावा जो राजा था, ठीक है, उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया, मार दिया गया। राजा रानी दोनों को, फ्रांस के राजा रानी दोनों को मार दिया गया। तो इसी दिन को मनाते हैं ये लोग, किसके रूप में? बास्टील डे के रूप में। ठीक है, याद रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट, ठीक है, हाल ही में श्रीलंका द्वारा जारी पर्यटन रिपोर्ट में कौन सा देश
प्रथम स्थान पर आया है। प्रथम स्थान पर आया है। ठीक है, हाल ही में श्रीलंका द्वारा जारी पर्यटन रिपोर्ट में कौन सा देश प्रथम स्थान पर आया है। ठीक है, अब श्रीलंका की रिपोर्ट को हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं। ठीक है, कि श्रीलंका ने पर्यटन की रिपोर्ट जारी करी कि पहले नंबर पे पर्यटक यहाँ से आए, दूसरे नंबर पे यहाँ से आए। ठीक है, क्योंकि बट ओबियस सी बात है कि टॉप रैंक किसने मारी होगी, भारत ने मारी होगी। तो पर्यटन रिपोर्ट में, श्रीलंका की पर्यटन रिपोर्ट में कौन सा देश पहले नंबर पे है, भारत। ठीक है, और उसके पीछे रीज़न है, अभी श्रीलंका में 2 साल से लगभग क्राइसिस चल रही है। वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे, प्राइम मिनिस्टर थे, वो देश छोड़ के चले गए। ठीक है, लोगों ने राष्ट्रपति भवन पे कब्जा कर लिया, क्योंकि लोगों के पास खाने को रोटी नहीं, जॉब्स नहीं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो गया था, लोग मतलब परेशान आ गए थे उस सरकार से, है ना। तो वहाँ पे अभी अंतरिम सरकार काम कर रही है। ठीक है, और उन्होंने हेल्प से, इंडिया से हेल्प की गुहार करी कि भाई हमारी मदद करो। ठीक है, श्रीलंका बहुत छोटा सा कंट्री है। ठीक है, टूरिज़्म पे जिंदा है। ठीक है, अगर टूरिज़्म ना आए तो श्रीलंका रात में खाना भी नहीं खा पाएगा। श्रीलंका के पास लैंड नहीं है जिससे वो खेती कर सके, यानी कि श्रीलंका गेहूं तक का इंपोर्ट करने के लिए डिपेंडेंट है। ठीक है, गेहूं भी अगर श्रीलंका को मंगाना होता है तो वो बाहर से मंगाता है, क्योंकि उनके पास लैंड ही नहीं है। अब क्या हुआ कि इनके पास गेहूं भी ख़त्म, पेट्रोल भी ख़त्म, और उसको मंगा भी नहीं पा रहे। क्यों? रीज़न इसका ये हुआ कि वहाँ पे फ्री बीज बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ लोग फ्री में बांटते हैं ना, फ्री बस ट्रैवल वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें। तो उन्होंने टैक्स पेयर, जो टैक्स का पैसा जाता था, उसको फ्री कर दिया बिल्कुल। ठीक है, उन्होंने कहा टैक्स भी नहीं लगेगा, सब कुछ फ्री है। तो पर्यटन से जितना आ रहा था, देश चल रहा था। लेकिन श्रीलंका में पर्यटन के लिए लोग क्यों जाते थे? बीचेज वगैरह के लिए जाते थे। अब मालदीव्स वगैरह जाते हैं लोग, अंडमान निकोबार, भारत ने भी अपने बीचेज डेवलप कर लिए। तो श्रीलंका में टूरिज़्म भी वो नहीं रहा, और टूरिज़्म नहीं रहा, जिसकी वजह से क्या हुआ कि स्कीम तो वही चल रही थी, सब कुछ फ्री था, तो उनके पास पैसा ही नहीं रहा, तो वो गेहूँ, पेट्रोल, डीजल ये सब नहीं खरीद पा रहे थे। तो इस वजह से वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए वहाँ से। ठीक है, तो इंडिया ने बढ़ चढ़ के श्रीलंका की हेल्प करी एज ए बिग ब्रदर, है ना। और श्रीलंका के हेल्प भारत सरकार ने तो की, भारत के लोगों ने भी की। भारत के लोगों ने ये अपील की, खास करके साउथ से ये अपील की कि भाई अगर इस बार कहीं घूमने जाने का प्लान बना रहे हो, मालदीव वगैरह, तो मालदीव मत जाओ, श्रीलंका जाओ। हमारा जो मित्र मुल्क है, हमारा जो फ्रेंडली कंट्री है, वो प्रॉब्लम में है, और हमारा काम है उसको प्रॉब्लम से निकालना। तो लोग कर्टसी में वहाँ पे श्रीलंका चले गए, बहुत सारे लोग। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, हम लोगों ने इस लिस्ट को टॉप कर दिया। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। कर लिया नोट? चलिए, हाल ही में किस देश ने, किस एशियाई देश ने, है ना, अपने देश में समलैंगिकता को अपराध बनाने वाले कानून को समाप्त करने की घोषणा की है, करने की पहल की है। तो वो जो एशियाई देश है श्रीलंका, इस क्राइसिस के बीच में भी इतने प्रोग्रेसिव डिसीजन ले रहे हैं श्रीलंका। ठीक है, ये जो होमोसेक्सुअलिटी है, समलैंगिकता है, ठीक है, ये अंग्रेज जहाँ जहाँ गए उन्होंने इसको क्रिमिनलाइज कर दिया। ठीक है, समलैंगिकता कोई बीमारी नहीं है।
ठीक है, समलैंगिकता एक आकर्षण है, ठीक है, तो इसको क्राइम की नज़र से नहीं देखा जाना चाहिए। और ऐसे लोग जो समलैंगिक हैं उनको अपराधी बनाने वाले हम कौन होते हैं? ठीक है, कोई कोई बाई चॉइस नहीं होता है समलैंगिक, ठीक है, जन्म से उसका रुझान जो तय होता है उसी के आधार पर वो समलैंगिक बनता है। तो एक बहुत इस क्राइसिस के टाइम पे भी श्रीलंका मतलब इतनी बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है, और ऐसे समय में भी ऐसे बोल्ड डिसीजन लेना श्रीलंका मतलब हेड्स ऑफ, है ना। चलिए नेक्स्ट। ठीक है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश को $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन देने की घोषणा की है? ठीक है, तो कौन सा देश है? ठीक है, तो अभी एक ही देश है जिसको भारत खूब जी जान से मदद कर रहा है, और ये देश है श्रीलंका। श्रीलंका छाया हुआ है, इंडिया बहुत ज़्यादा फेवर कर रहा है, तो श्रीलंका को $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन दी। अभी क्रेडिट लाइन क्या होती है? लोन और क्रेडिट लाइन में अंतर होता है। लोन क्या होता है कि ये लो भाई $1 बिलियन और जो मन करे वो करो, ठीक है, ये तो हो गया लोन। क्रेडिट लाइन क्या होता है कि भाई हम दे रहे हैं आपको $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन, मतलब $1 बिलियन का कोई भी सामान खरीदना हो आपको खरीदो हमारे देश से, बाद में देते रहना पैसे, ठीक है। तो इससे क्रेडिट लाइन देने से इंडिया ने ये तरीका ईजाद किया है ना, इससे दो फायदे रहते हैं। एक तो हम अपने जो फ्रेंडली कंट्री हैं उनकी हेल्प कर पाते हैं, दूसरा ये कि हमारे दिए गए लोन से ही हमारे प्रोडक्ट खरीदे जाते हैं, जिससे फ़ायदा किसका होता है? हमारे कंट्रीज़ का होता है, हमारे कंट्री में काम करने वाली कंपनियों का होता है, ठीक है, क्योंकि परचेजिंग होगी तो बट ओबेस सी बात है, एक सिंपल सा रूल है, जब किसी कंपनी से परचेजिंग होगी तो उस कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा तो वो कंपनी और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएगी, ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएगी तो और लोगों की ज़रूरत होगी उसको काम करने के लिए, और लोगों की ज़रूरत काम करने के लिए होगी तो और लोगों को रोज़गार मिलेगा, और लोगों को रोज़गार मिलेगा तो वो लोग जिनको वो सैलरी मिलेगी उससे और परचेजिंग करेंगे, तो एक प्रॉस्पेरिटी का एक सर्कल चलने लगता है पूरा का पूरा, ठीक है। तो क्रेडिट लाइन इज मच बेटर देन लोन, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए, ठीक है। हाल ही में किस देश ने इंडिया के साथ समझौता किया है कि भाई कि अपने एक दूसरे के देश के जो स्किल्ड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इनके आने जाने के लिए, ठीक है, वीज़ा की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उनको और मिनिमाइज करते हैं ताकि ये लोग एक दूसरे के कंट्री में आराम से आ जा सकें, ताकि इसका फ़ायदा दोनों देशों को मिल सके। किस देश ने किया है भारत के साथ समझौता? हाल ही में किस देश ने भारत के साथ स्किल्ड और विद्यार्थियों के आवागमन को आसान बनाने के लिए हेतु समझौता किया है। और ये देश है कनाडा ने कहा है कि भाई चलो एक दूसरे के जो स्किल्ड लोग हैं, विद्यार्थी हैं, उनको आवागमन की जो अच्छी सुविधा है वो प्रदान करते हैं, ठीक है। कनाडा को भी ज़रूरत है कि कनाडा बहुत तेज़ी से रिसेशन में जा रहा है, डाउनफॉल शुरू हो चुका है,
वहाँ के लोगों के पास रोज़गार नहीं है, ठीक है ना। तो इस वजह से कनाडा को भी एक जगह की ज़रूरत है जहाँ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके, तो उसने भारत में ही संभावनाएं देखी हैं और भारत के साथ विद्यार्थियों और स्किल्ड लोगों के आवागमन को आसान बनाने हेतु समझौता किया है, ठीक है। चलिए नोट करिए इसे। ठीक है, ठीक है। बुलंद भारत, बुलंद भारत ये क्या है? ठीक। तो अभी अभी चाइना ने क्या करा कि चाइना ने इंडिया को डराने के लिए इंडिया के बॉर्डर पे तोपे वगैरह, कैनन वगैरह लेके आ गया। और क्योंकि इंडिया के साथ जो बॉर्डर है वो हाई एल्टीट्यूड पे है, पहाड़ों पे है, देखो ना, हिमालय का रीजन है ना, वहाँ पे तोपे ऊपर लेके आनी पड़ती हैं। तो लेके आया और एक्सरसाइज शुरू कर दी, बट उन तोपों ने काम ही नहीं किया, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे सिचुएशंस अलग होती हैं, टेम्परेचर अलग है, प्रेशर अलग है। और इसके अलावा चीन के कुछ सैनिक जो थे वो भी मारे गए, ठीक है, किसी लड़ाई से नहीं मारे गए, ये हाई एल्टीट्यूड पे सर्वाइव नहीं कर पाए, इसलिए मारे गए ये, ठीक है। आया था चाइना इंडिया को डराने, लेकिन डर गया खुद, ठीक है। फिर इंडिया ने रिटेलिएटरी मेजर लिया, ठीक है, उसने भी एक एक्सरसाइज शुरू करी। उन्होंने कहा देखो हम दिखाते हैं कि हाइट पे कैसे लड़ा जाता है। तो इसी हाइट पे लड़ने की जो एक्सरसाइज की प्रैक्टिस की, उसी को कहा गया बुलंद भारत। ये है एक जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज। अब इस एक्सरसाइज से क्या हुआ कि इंडिया ने अपनी फायर पावर शो की, ठीक है, फायर पावर। शो की, क्या शो की? भाई देखो हमारी जो तोपें हैं ना, पहाड़ों पे जाती भी हैं और चलती भी हैं, और देखो हमारे फौजी भी नहीं मरते, हमारे फौजियों को आदत है ऊंचाई पर रहने की, ठीक है। तो बड़ी चाइना की किरकिरी की थी, चाइना का एक तरह से मजाक बनाया था। तो उसी एक्सरसाइज का नाम है बुलंद भारत। और ये कहाँ हुई थी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। बुलंद भारत एक्सरसाइज जो हुई थी ईस्टर्न इंडिया में, पूर्वी भारत में, सिक्किम वगैरह में, पूर्व भारत में। पूर्व भारत में आयोजित की गई थी ये, ठीक है। जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज और फायर पावर का शो। चलिए नेक्स्ट, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स का हेरिटेज सेंटर, ठीक है। तो इंडियन एयरफोर्स जो है, भारतीय वायुसेना, उसकी विरासत बहुत लंबी चौड़ी है। चाहे 1965 का वॉर हो, चाहे 1971 का वॉर हो, या फिर वॉर हो 1999 यानी कि कारगिल का वॉर हो, ठीक है। जो भारतीय वायुसेना है उसने अपने अदम्य साहस का परिचय दिया है और भारत को जीत ला के दी है, सिर्फ जीत ला के दी है, ठीक है। तो इस विरासत को दिखाने के लिए एक हेरिटेज सेंटर खोला है इंडियन एयरफोर्स ने, ठीक है। किस स्थान पर खोला, और ये अपने आप में पहला, इंडियन एयरफोर्स का पहला हेरिटेज सेंटर है, ठीक है। चलो हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा उद्घाटित, भारतीय वायुसेना का पहला हेरिटेज सेंटर
सेंटर कहाँ खोला गया है, कहाँ पर स्थापित किया गया है, किया गया है। तो कौन सी जगह पे इसको स्थापित किया गया है? तो वो जगह है चंडीगढ़। चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना का हेरिटेज सेंटर स्थापित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ठीक है, अभी हाल ही में भारतीय नौसेना का एक बैटल शिप रिटायर हो गया। ठीक है, उसको उसकी सर्विसेज से हटा दिया गया क्योंकि बहुत पुराना हो गया था। 36 ईयर सर्विस थी इसमें। तो क्या नाम है? हाल ही में भारतीय नौसेना के किस पोत को सेवा मुक्त कर दिया गया? सेवा मुक्त कर दिया गया। और इस पोत का नाम है INS मगर। INS मगर 36 साल सेवा की, 36 साल सेवा की इसने। ठीक है, तो INS मगर। चलिए इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कोरपैट 2023 नामक नौसेना अभ्यास किया? नौसेना अभ्यास किया है। ये क्या नाम है इस देश का? ठीक है, तो ये देश है हमारा थाईलैंड। भारत ने थाईलैंड के साथ अभी हाल ही में क्या किया? नौसैनिक अभ्यास किया जिसका नाम है कोरपैट। ठीक है, याद रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट, ठीक है, तो अभी हाल ही में इंडिया ने एयरबस को दिया था ऑर्डर कि भाई हमें चाहिए आपसे 16 प्लेन्स। ठीक है, और ये जो प्लेन्स बनाए जाने थे एयरबस के द्वारा बनाए जाने थे, जो कि फ्रांस की कंपनी है, और साथ ही एक इंडिया की कंपनी है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। इन दोनों को भी मिलके बनाना था ये। ठीक है, तो हाल ही में अभी एयरबस ने पहला जहाज़ बनाया और उसकी पहली फ्लाइट हुई। ठीक है, मेड इन फ्लाइट कंप्लीट हुई। क्या नाम है? हाल ही में एयरबस द्वारा भारत के लिए निर्मित किस जहाज की पहली उड़ान सफलतापूर्वक की गई? सफलतापूर्वक की गई। क्या नाम है इस जहाज? इसका नाम क्या है? ठीक है, तो इसका नाम है
एयरबस C295, जहाज़ का नाम है एयरबस C295। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो ये 8 मई से 15 मई तक का जो भी है करंट अफेयर्स उसका पार्ट 1 है। ठीक है, बाकी का जो करंट अफेयर्स है वो हम पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए और अपने माता पिता का सम्मान करें सदैव। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।